नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम है इसके सैम्पल पेपर की। यानी कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपकी डेट शीट आ चुकी है और आपका एग्ज़ाम जो आपका फरवरी में शुरू होने वाला है। ठीक है, 16 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले हम सारे सैम्पल पेपर को देख कर जाएँ कि किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी वीडियो पे यानी इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान में सैम्पल पेपर को देखने वाले क्लास 9th का ये सैम्पल पेपर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2022-23 का ये है। ठीक है, 80 नंबर का पेपर आपका होगा, 3 घंटे का समय होगा। ये जो पेपर आपका है 5 खंडों में यानी कि 6 खंडों में डिवाइड होगा। ठीक है, टोटल 37 क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पर। और पहले खंड में आपके 1 से 20 तक क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर 21 से 24 तक आपके क्या है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरे पार्ट में आपके क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथे पार्ट में आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 4 या 5 नंबर के होंगे। ठीक है, और 5वें खंड में आपके क्या है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और छठे खंड में आपको क्या है मैप आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होता है। 2 नंबर आपके इतिहास से और 3 नंबर आपके भूगोल से पूछा जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और जिस तरह से आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी से हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इस वीडियो से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे सैम्पल पेपर को करके जाएं। आप अपने मिड टर्म के पेपर को भी करके जाएं। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों का। और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से गलत मिलान कौन सा है। ठीक है बच्चों, गलत मिलान की जब बात की जाती है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया कि गलत मिलान की पहचान करें। हो सकता है कि पेपर में आपको ऐसे कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन न दें। तो यहाँ पर जो गलत है उसको पहचान करना। जो अन्नपूर्णा है ये नेपाल में बिल्कुल सही है। गुरुला जो मंदाता है ये आपके नेपाल में नहीं है, ये तिब्बत के मानसरोवर के पास में है। और धौलागिरी आपके नेपाल में। और जो कंचनजंगा है यहाँ पर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन की बात है। जो कंचनजंगा है प्यारे बच्चों ये आपके सिक्किम में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये नेपाल की सीमा पर भी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर कंचनजंगा को हम क्या है सिक्किम में ना मार के यहाँ पर नेपाल में मानेंगे, क्योंकि ये नेपाल की सीमा पर भी स्थित है। तो यहाँ पर हम कंचनजंगा को नेपाल में कर लेते हैं। और गलत जो आंसर की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको क्या है ये कर लेना है गुरला मंदाता। लेकिन अगर ये आपके पेपर में नहीं आता है तो आपको कंचनजंगा करके आना, क्योंकि ये सिक्किम में है। क्योंकि ये सिक्किम और नेपाल दोनों पास में है, तो थोड़ा सा क्या है सिक्किम के सीमा पर भी, अरे सॉरी नेपाल की सीमा पर भी स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। तो प्राथमिक सेक्टर की जब बात आती थी तो हम वहाँ पर हमने देखा था कि वो कृषि है। ठीक है, यानी कि जो विनिर्माण आपका आ जाएगा द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। संचार बैंकिंग जो आपके है ये आपके तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 को हम देखते हैं। यहाँ पर 3 में दिया गया है कि स्तंभ 1 व स्तंभ 2 यानी का ए और ख को आपको क्या करना है मिलान करके आपको लिखना है, यानी ए और बी को मिलान करके लिखना है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए आपको सबसे पहले देखना कि कौन किससे मिलान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पहले का जो सही हो जाएगा आपका, यानी कि चर्च द्वारा लगाए जाने वाले जो करे टाइल है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे पहले का चर्च द्वारा जो लगाए जाने वाले जो टैक्स हैं इसे हम टाइल कहते थे। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर को टाइल हम कहते थे। ठीक, बास्तिल के किला का जो पतन हुआ था ये कब हुआ था, यह 1789 में हुआ था। और फ्रांस से गणतंत्र कब बना था, ये आपके हुआ था 1792। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा सही होने वाला है, यानी कि पहले का बी दूसरे का डी। तो पहले का बी दूसरे का डी कहाँ पर है, तो पहले का बी दूसरे का डी, तो यहाँ पर सही है। अब पहले का फिर तीसरे का कौन सा ए है, तीसरे का ए यहाँ पर आपका, इस हिसाब से आपके ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन को आप करते रहिए प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपकी कुछ इसी तरह विशेषता आपको एग्जाम में दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों जो सैम्पल पेपर होते हैं बहुत सारे बच्चे क्या है सैम्पल पेपर देखते नहीं।
सैम्पल पेपर से आपके क्या है एग्जाम की तैयारी हो जाती है, आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये विशेषता दी गई है कि लंबाई जो है 860 किलोमीटर है और उद्गम स्थल इसकी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और इसका अपवाद क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा तक फैला हुआ था। आपको इन विशेषताओं के आधार पर बताना है कि ये जो विशेषता है किस नदी की है। तो ये सारी विशेषताएं आपके महानदी की है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, इसको इसकी पहचान करना, ठीक है। मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सेकेंड है कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है कि उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं है, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि देखो उत्पादन में क्या है मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी कह रहा है मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है, बिल्कुल सही। मानव पूंजी में अगर निवेश किया जाएगा जिससे क्या है उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो तीनों कथन सत्य है और आपका क्या है सी वाला गलत है। तो यहाँ पर आपके क्या है गलत कथन को पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे रखा है कि नीचे दिए गए महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़कर वाक्य को पूरा करना है। तो ये महात्मा गांधी के विचार थे, इनको पढ़ने के बाद सेंटेंस को पूरा करना है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं कि उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहते हैं। तो इस पैराग्राफ यानी कि वाक्य को पढ़ने के बाद आप इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में, यानी कि इसमें आपको कौन सा फील करना है आपको ये बताना बच्चों। तो इसमें जो आपने देखा यहाँ पर क्या है बताया गया है कि जो गरीब है या अमीर है इन दोनों के बीच की खाई यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहा गया कि जो HYV बीज है इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप जानते हैं कि HYV जो बीज होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपके क्लास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी भी हेल्प होगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि ये जो है वीडियो आपके लिए ही बनाई जाती है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है। आपको देखो कथन सही है, जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो सही या गलत है इस पर अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि आपको उसी के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, ये भी सत्य है। बी कह रहा है कि भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है, तो ये भी करेक्ट है। सी कह रहा है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे क्या है चार ऑप्शन सही होते हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर आता है 9 कि राज्य के गांव की कुल जनसंख्या 5000 है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन में आ गया इसमें, क्योंकि इको का है। वर्ष 2019-20 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या है 20 है। तो बताइए कि वर्ष 2019-20 में राज्य के गांव की जन्म दर क्या होगी। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको बताना इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है कि शिशुओं की कुल संख्या 20 है, तो सबसे पहले 20 अपान आप क्या कर देंगे 5000, क्योंकि कुल जनसंख्या आपके कितने हैं 5000, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे बच्चे ने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बेटा जब जन्म दर या मृत्यु दर निकालते हैं तो ये 1000 पे निकाला जाता है, ठीक है, प्रति 1000 पे। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 1000 का होगा। तो जब इसे आप हल करेंगे तो 000 से कट जाएगा। फिर 5 का क्या है हम 5 का जो 20 से हम काटेंगे 5 चक के 20, तो यहाँ पर क्या है 4 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कमेंट करके बताएं कि क्या आपका भी ऐसा ही आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन देखा कि 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है।
तो यह जो पुस्तक जो लिखी गई थी जॉन लॉक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं लगभग सभी पेपरों में। अब बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं और गलती करके आते हैं, तो सही है आपको समझना है। देखिए, इस टाइप के पेपर में 2 सेंटेंस होगा, एक संकल्पना जिसे कथन भी कहते हैं, दूसरा कारण, यानी कारण हो या कारक हो। तो दोनों सेंटेंस को अलग अलग मानकर आपको पढ़ना। पहले आपको पढ़ना है कि ये जो सेंटेंस कर रहा है क्या ये सत्य है, फिर दूसरा पढ़ना कि ये जो सेंटेंस कर रहा है क्या ये भी सत्य है, फिर आपको देखना है कि जो कारण है संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है क्या। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला कथन या संकल्पना है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था, तो बिल्कुल सत्य था। दूसरा है कि दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था, तो ये भी सत्य है कि उस समय के दासों के साथ क्या है व्यवहार बहुत ही बुरा किया जाता था, तो दोनों सत्य है। और जो कारण है ना ये इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि देखो ऊपर भी दास प्रथा के बारे में बताया गया था और यहाँ पर भी दास की प्रथा के बारे में भी बताया जा रहा है। यानी कि देखिए यह जो इसका रीजन बता रहा है कि ये सत्य, जैसे आप बीमार हो गए, ठीक है, अब रीजन में क्या है कि बीमार कैसे हुए, तो एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसमें क्या है, अब आंसर कैसे देना है, यानी कि ऑप्शन ए कब देना है, जब संकल्पना और कारण दोनों सही हो और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करे तो ऑप्शन ए करेक्ट करना है। बी क्या करना है, जब संकल्पना सी यानी कि संकल्पना और कारण दोनों सही है परंतु कारण क्या संकल्पना की सही व्याख्या न करे तो ऑप्शन बी देना सही। सी आंसर कब देना है, जब संकल्पना यानी कि कथन एवं कारण दोनों गलत हैं, जब संकल्पना सही हो और कारण गलत है तब सी देना है। डी आंसर कब देना है कि जब संकल्पना यानी कथन गलत है परंतु कारण सही है, तो डी ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है दोनों सत्य था और कारण जो है संकल्पना की सही व्याख्या करता था, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं संकल्पना क्या क्या, भवन एक अस्थायी पूंजी। तो बिल्कुल सही है कि भवन एक अस्थायी पूंजी है, क्योंकि पूंजी मतलब केवल पैसा सा मतलब नहीं होता, संपत्ति हो गई, इसमें आपका जो धन हो गया, सोना हो गया, सारे ये आपकी संपत्ति होती है, ठीक है। अस्थाई का मतलब कि जैसे अगर मकान आपका है तो ये अस्थाई हो गया, यानी कि जब तक मकान आपका रहेगा वो आपकी एक पूंजी कहलाएगी। आप देख रहे हैं कि आए दिन क्या मकान की कीमत बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलिए कारण क्या है कि उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है, क्योंकि देखिए आपके पास अगर मकान है तो उसको आप रेंट पे दे देते हैं, जब तक आपका मकान रहेगा तब तक आपको क्या है वो रेंट से पैसे आपको मिलते रहेंगे, तो ये कई वर्षों तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों कथन सत्य है और जो कारण है संकल्पना की सही व्याख्या करता है, तो कथन यानी ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर को जरूर पढ़ना, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाए बच्चों, नहीं तो एग्जाम में गलती करके आप आएंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर है, संकल्पना है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। बिल्कुल सत्य, क्योंकि यहाँ पर क्या है भारत में क्या है कि कोई बाहरी शक्ति क्या है आदेश नहीं देती है, भारत के द्वारा क्या है कानून बनाया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है। रीजन क्या है कि कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता है, बिल्कुल सत्य है, ये एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र एक सदा नीरा नदी है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 12 मास बहने वाली नदी है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है, यानी कि बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां है, ठीक है। तो ये क्या है ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, आपको बताना है कि निम्न से कौन सा गलत कथन है, ठीक है। गलत कथन की पहचान करनी है आपको है। तो यहाँ पर देखिए मानव पूंजी भूमि पूंजी, देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे आप आंसर क्या है सीख सही कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16 यहाँ पर कहा गया है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सामंती व्यवस्था का अंत था, यह भी सही था। चर्च द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया गया, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने दिया गया, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे कथन बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि गलत कथन की पहचान करना है। आपको पेपर देते समय ध्यान देना कि कहाँ पर गलत कथन पूछा है, कहाँ पर सही कथन पूछा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का समय अंतराल होता है। बिल्कुल सत्य है। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। बिल्कुल सत्य है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गुजरात से नहीं गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपसे गलत कथन पूछा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, क्वेश्चन 18 यहाँ पर है कि जॉन ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। बताइए कि यह किस प्रकार के बेरोजगारी में आता है। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है, यानी कि ये जो भारत का जो एरिया है, ठीक है, ये भारत का जो दक्षिण का पार्ट है, यहाँ पर जो ये एरिया पूछ रहा है कि पश्चिम का, ठीक है, ये एरिया पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पश्चिमी तट का दक्षिण का एरिया पूछ रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं मालाबार तट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी 19 का जो है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है ना, वो कहलाता है मालाबार तट। ठीक है। क्वेश्चन 20 यहाँ पर है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो गेहूं जो आपकी रबी की फसल है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना, इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हम खंड ख से लेकर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।